Good morning, everyone. Welcome to PW Only IAS. दोस्तों, यूएस और ईरान का जो युद्ध है उसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिल रही हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने तो बहुत बार ईरान को वार्निंग दे दी कि मैं पूरी तरह से ईरान को ख़त्म कर दूंगा। राइट। अब हो पता क्या रहा है कि हर जगह से अलग अलग न्यूज़ सुनने को मिल रही है। यूएस कुछ अलग बात बोल रहा है, ईरान कुछ अलग बात बोल रहा है। अभी फ़िलहाल के लिए एक सीज़ फायर ज़रूर हुआ है, पर ये अपने आप में बहुत ही फ्रेजाइल है। क्योंकि देखो, एग्जैक्ट क्या है, उसमें यूएस का खुद का वर्जन है, ईरान का अलग वर्जन है। जैसे फॉर एग्जांपल, कल हमें यहाँ पे नोटिस करने को मिला कि दोनों साइड ने अपने अपने टर्म्स बात करी। ईरान ने स्टार्टिंग में ये बोल दिया कि हाँ ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चीज़ें पास की जा सकती हैं, मतलब आपकी जो शिप्स वगैरह होंगी। बट इसी बीच में क्या होता है, जो इसराइल होता है वो लेबनन में अटैक कर देता है। अब ईरान ये बोल रहा था कि यार ये जो सीज फायर हुआ है इसमें लेबनान के ऊपर भी अटैक नहीं होना था, पर इसराइल बोल रहा है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ था ही नहीं। तो वापस से ईरान ने क्या किया, वापस से यहाँ पे जो भी वेसल्स यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से जारी की कोशिश कर रही थी उनको वापस रोक दिया। अभी बहुत सारी इंडिया की भी शिप्स हैं, या तो इंडिया की शिप्स हैं या फिर ऐसी शिप्स हैं जो भारत के लिए कुछ सामान लेकर आ रही हैं। लगभग 35 ऐसी शिप्स आपको देखने को मिलेंगी जो यहाँ पर पास नहीं कर पा रही, क्योंकि यहाँ पर उनको क्लैरिटी नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है नहीं खुला है, कुछ अटैक ना हो जाए। सो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे कंसर्न हमारे लिए पैदा कर रही हैं। बाकी डेफिनेटली जो थोड़ा सा यहाँ पर एक हल्का सा विराम हमें देखने को मिल रहा है, तो भारत ने इसको वेलकम किया है। एंड भारत की कोशिश यही है कि देखो, जितनी जल्दी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो, उतनी जल्दी जो ट्रेड है वो यहाँ पे हो, वो सारी दुनिया के लिए यहाँ पे अच्छा देखने को मिलेगा। तो देखते हैं आने वाले डेज में इसके रिगार्डिंग क्या अपडेट आते हैं। दोस्तों, डेट है आज की 9 अप्रैल 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वो वर्ल्ड हेल्थ डे के रिगार्डिंग है। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि वर्ल्ड हेल्थ डे हम आखिर सेलिब्रेट क्यों करते हैं। दोस्तों, आप सबको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के बारे में पता होगा। अब WHO का जो फॉर्मेशन हुआ था ना, वो 1948 में इसको फाउंड किया गया था। ठीक है, किस तारीख को? 7 अप्रैल को। पर ध्यान रखना, 1948 में इसको फाउंड हमने कर लिया, बट हमने जो सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया ना वर्ल्ड हेल्थ डे को, वो दरअसल में 1950 से स्टार्ट किया। एक तो चलो ये रिकॉग्नाइज हो गया कि WHO फॉर्म हुआ था इस दिन, प्लस एट द सेम टाइम हम चाहते हैं कि लोगों को हम अवेयर करें। दुनिया में किस तरह के हेल्थ कंसर्न्स हैं, लोगों के बारे में इनके अंदर चर्चा हो, ठीक है ना, ग्लोबल हेल्थ इश्यूज के बारे में अवेयरनेस हो। दैट इज द एंटायर फोकस। और इस बार की जो थीम थी, इट वाज टुगेदर विद हेल्थ, टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। तो यहाँ पर ना हम साइंस यानी कि रिसर्च, डेटा, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग हम यहाँ पे करना चाहते हैं, ताकि हेल्थ रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम यहाँ पे सॉल्व कर पाएं। अच्छा, इस बार के वर्ल्ड हेल्थ डे में ना एक और बात हुई, दैट वाज रिगार्डिंग वन हेल्थ अप्रोच। अब ये क्या होता है वन हेल्थ अप्रोच? देखो, यहाँ पर ना वन हेल्थ अप्रोच में हम तीन चीज़ों को साथ मिलकर देखते हैं। एक आपकी इन्वायरमेंट हेल्थ, एक आपकी ह्यूमन हेल्थ, और एक है आपकी एनिमल हेल्थ। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, इन सबको साथ में ही देखना पड़ेगा, एक दूसरे को इम्पैक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सब लोगों ने कोविड 19 पेंडेमिक देखा। अब कोविड 19 पेंडेमिक पता क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं एनिमल्स की हेल्थ ने ह्यूमन की हेल्थ को इम्पैक्ट किया। बहुत सारी इस तरह की जूनोटिक डिजीज होती हैं जो हमारे एनिमल से इंसानों तक फैलती हैं। बहुत सारी इकोलॉजिकल डिजीज हो सकती हैं जो इंसानों तक फैल पाए। तो ऐसा नहीं है कि ये तीनों अलग अलग हैं, इन तीनों के बीच में इंटर कनेक्शन है, जिसको हम लोग वन हेल्थ के नाम से यहाँ पे जानते हैं। तो WHO ने इसके ऊपर भी फोकस करने की बात करी है। इसके अलावा जो नए नए थ्रेट्स आ रहे हैं, जैसे आपका क्लाइमेट चेंज का थ्रेट, पेंडेमिक हो गया, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया, इनके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। फिर इसके अलावा बात हुई यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की। देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, ठीक है ना, पर उनको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अब नोटिस करने को मिलता है कि जब एक गरीब परिवार के अंदर कोई बीमारी होती है ना, तो पूरे के पूरे सेविंग्स खत्म हो जाती हैं। ऐसे केस में अगर उनके पास एक्सेस हो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का, तो उस केस में वो भी यहाँ पे बीमारी से लड़ पाएंगे। प्लस फोकस होना चाहिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के ऊपर। देखो, एक तो होती है हेल्थ केयर जो होती है क्यूरेटिव। क्यूरेटिव का मतलब कि बीमारी हो गई, अब हम बीमारी को ठीक करने की कोशिश करेंगे। प्रिवेंटिव में क्या होता है कि बीमारी को होने ही नहीं देना,
वो कैसे होगा? देखो, जब हम अच्छी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करेंगे, जब हम डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करेंगे, रेगुलर अपना लाइफस्टाइल है उसको अच्छा रखेंगे, मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी होगी, है ना? और साथ साथ हम वैक्सीन वगैरह जो हैं जो चाहिए होंगी वो यहाँ पे टाइम पे लगवाएंगे। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली हेल्थ अच्छी रहेगी, और यही 2026 का की फोकस एरिया हमें यहाँ पे देखने को मिला। अब एक डिस्कशन और भी है, वो है रिगार्डिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। देखो, आप लोग जानते होंगे कि एक तो होती है कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल क्या होती हैं? जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकती हैं, चाहे वो हवा से हो, पानी से हो, खाने से हो, फिजिकल कंटेक्ट से हो। जैसे आप लोगों ने टीबी का नाम सुना होगा, आप लोगों ने, इनफैक्ट कोविड-19 पेंडेमिक भी अपने आप में कम्युनिकेबल डिजीज ही थी, ठीक है? इनफैक्ट इसके अलावा आपका टाइफाइड हो गया, ठीक है, आपका मलेरिया, डेंगू, ये सब जो है ना, ये आपके कम्युनिकेबल है। बट एक होती है आपकी नॉन कम्युनिकेबल, जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं फैलती। तो ये क्यों आती हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे लाइफस्टाइल में कुछ दिक्कतें हैं, कुछ जेनेटिक्स में कुछ इश्यूज हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने डायबिटीज के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने थैलेसीमिया के बारे में सुना होगा, कैंसर के बारे में सुना होगा। ये सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं। अब आज के टाइम के ऊपर ना जो एनसीडीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का खतरा है, वो बढ़ता जा रहा है, एंड इसीलिए हमें यहाँ पे इसके ऊपर ध्यान देना है। अच्छा, एक बात और भी है, आप ना हेल्थ की एक बार ना डेफिनेशन देखो। पहले पता क्या होता था? पहले हम ये मानते थे कि अच्छा, किसी इंसान को बीमार नहीं ना है कोई अगर, तो वो हेल्दी है। बट अब ऐसा नहीं बोलते। सिर्फ बीमारी ना होना हेल्दी नहीं होता। हेल्दी हम उसी इंसान को बोलेंगे जो फिजिकली, मेंटली और सोशली अच्छा है। आप देख रहे हो इसकी डेफिनेशन कैसे इवॉल्व हुई है हेल्थ की। इसमें हमने मेंटल वेलबींग को भी इन्वॉल्व कर लिया। सिर्फ बीमारी नहीं है, दैट डज नॉट मीन यू आर हेल्दी। हेल्थ का मतलब अपने आप में एक ब्रॉडर सेंस में आज के समय हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में हमें क्लियर होनी चाहिए। आगे आएंगे दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रीजनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, रीजनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस का। पहली बार ये कॉन्फ्रेंस हुई है जयपुर के अंदर। आगे आने वाले टाइम के अंदर ये देश के अलग अलग हिस्सों में होगी। जैसे फॉर एग्जांपल लखनऊ में होगी, भुवनेश्वर में होगी, बहुत सारी ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होंगी, पर स्टार्टिंग पहली बार हुई है इन जयपुर। अब पॉइंट है इसका, पर्पस क्या है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ये रीजनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। भारत ना अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बटा हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस एग्रो क्लाइमेटिक जोन? देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मान लो पंजाब, हरियाणा या वेस्टर्न यूपी। देखो, यहाँ पर ना क्लाइमेट अलग तरह का है, यहाँ पर मिट्टी अलग तरह की है। और अगर मैं बात करूं लेट से ओडिशा की बात करूं, तो वहाँ पर कुछ अलग क्लाइमेट है। बात करूं मणिपुर की, वहाँ क्लाइमेट और बाकी सारी चीज़ें अलग हैं। तमिलनाडु की बात करूं, वहाँ पर चीज़ें अलग हैं, है कि नहीं? तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि जो फसल हम यहाँ पे उगाएं वही सारी फसलें यहाँ पे उगाएं। हर एक रीजन की अपनी अपनी ज्योग्राफी है, हर एक रीजन की अपनी अपनी मिट्टी है, वहाँ अलग बारिश होती है, अलग सनलाइट होती है। तो हमें अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि कौन से एरिया में कौन सी फसल लगाना ज़्यादा फायदेमंद है। अगर हमने इसके अगेंस्ट काम किया तो बहुत ज़्यादा हम रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे होंगे। एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, जैसे मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब में चावल उगाना उतना आसान नहीं है। पंजाब में क्योंकि उतनी पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो पंजाब को एग्री क्लाइमेटिक जोनिंग के हिसाब से राइस इज़ नॉट दैट सूटेबल। बट फिर भी पंजाब में चावल उगाया जाता है, एंड उस वजह से क्या होता है कि पंजाब में जो वाटर टेबल है वो काफ़ी नीचे आ गया है। तो हमें, अगर हम एग्रो क्लाइमेटिक जोनिंग के हिसाब से अपनी खेती करेंगे ना, तो इसीलिए हम क्या कर पाएंगे, अपने रिसोर्सेज को सही ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस कॉन्फ्रेंस का ना पर्पस यही है कि भाई देखो, एक सिंगल देश के लिए पॉलिसी मत बनाओ, आप लोकलाइज स्ट्रेटजीज बनाओ, ठीक है ना? हर एक एरिया के लिए अलग अलग यहाँ पे प्लानिंग होनी चाहिए। हमारे पास रीजन स्पेसिफिक चीजें हमें यहाँ पे करनी होंगी, और फोकस हमें करना है आत्मनिर्भरता के ऊपर। जैसे मैं खासकर बात करूं ऑयल सीड्स की, ऑयल सीड्स में भारत जो है वो अभी फिलहाल आत्मनिर्भर नहीं है, हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें हमारी दालों की, हमारी पल्सेस की बात करें, तो पल्सेस में भी हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। हालांकि हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं पल्सेस के, बट हम सबसे बड़े कंज्यूमर भी हैं, और इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा दालें इंपोर्ट करनी पड़ती है। और इसीलिए हमने आत्मनिर्भरता, मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन
पल्सेस, हमारा ये मिशन भी चल रहा है 2025 से लेकर 2031, एंड हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना भी है कि 2027 के एंड तक, यानी कि दिसंबर 2027 तक हमारी कोशिश है कि हम दालों के अंदर, पल्सेस के अंदर हम यहाँ पे आत्मनिर्भर बन जाएं। होते हैं नहीं होते हैं वो पता लगेगा 2027 के एंड में, बट ये कुछ बातें थी। बाकी इसके अलावा हमारी कोशिश ये है कि हम कुछ नए नए इनिशिएटिव्स के माध्यम से हमारे किसानों की मदद करें। इन पर्टिकुलर रीजनल जो कॉन्फ्रेंस हुई जयपुर में, इसमें एक तो बात हुई फार्मर आईडी की। फार्मर आईडी ना एक्चुअली हर किसान को यहाँ पे मिलेगी, ताकि उनको ना मान लो फर्टिलाइजर्स मिलने हैं, बीज मिलने हैं, इंश्योरेंस कंपनसेशन, तो यहाँ पे ना उनको ही मिले। पता क्या होता है कि सरकार बहुत सारी स्कीम्स लेकर आती है, पर जो लाभार्थी होते हैं वो फायदा उनको नहीं मिलता, किसी और को मिल जाता है। अब सही इंसान को सही बेनिफिट पहुंचे, उसके लिए हमने यहाँ पे फार्मर आईडी यहाँ पे जनरेट करी है, तो ट्रांसपेरेंट तरह से उनको यहाँ पे बेनिफिट पहुंच पाएंगे। उसके अलावा जैसे भारत को अलग अलग जोन्स में बनाया गया है, ताकि टेलर स्ट्रेटजी हो, टेलर मतलब हर एरिया के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी। इसके अलावा हमारा जो मिशन चलता है नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल सीड्स का, तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे ताकि जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है वो यहाँ पे कम हो। दालों के लिए हमने यहाँ पे फोकस किया कि नई नई दालें 100% प्रिक्योरमेंट होगा, ठीक है ना, ताकि इनको भी हम यहाँ पे दालों में भी हम अच्छा कर पाएँ। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी का और ज़्यादा इस्तेमाल हो एग्रीकल्चर में, डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग हो, यानी कि आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो। हमारे किसानों के पास ना डेटा होना चाहिए कि भाई कौन सी फसल कहाँ लगेगी, कितनी बारिश होने वाली है। हर एक डेटा के बेसिस के ऊपर अगर हम अपनी खेती करेंगे ना, तो उससे खेती और ज़्यादा आउटपुट दे पाएगी। इसके अलावा नेचुरल फार्मिंग की तरफ हम यहाँ बढ़ें। इसके अलावा एक और इनिशिएटिव है लैब टू लैंड इनिशिएटिव। लैब का मतलब है जो हम लेबोरेटरीज की बात करते हैं। अब हमारे जो रिसर्चर्स हैं, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, वो नई नई रिसर्च करते हैं, पर भाई वो रिसर्च तभी फायदेमंद है ना जब वो किसानों तक पहुंचे। तो इसीलिए 16,000 साइंटिस्ट जो होंगे उनको डिप्लॉय किया जाएगा, उनकी रिसर्च जो है वो किसानों तक यहाँ पे पहुंचाई जाएगी। अगर मान लो कोई फेक चीज़ें बेचता है, मान लो नकली फर्टिलाइजर, नकली पेस्टिसाइड, नकली सीड्स वगैरह बेचेगा, तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। तो इसके लिए भी यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो ये काम कौन देख रहा है पूरा का पूरा? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ही देख रहा है। साथ में आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हो गया, हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हो गया, ये सारी चीज़ें। तो इसी तरह से आप नोटिस कर पाओगे, अभी वेस्टर्न रीजन की कॉन्फ्रेंस हुई है जयपुर में, आगे लखनऊ में होएगी नॉर्दर्न रीजन की, भुवनेश्वर में ईस्टर्न रीजन, कैसे अलग अलग जोन्स के अंदर यहाँ पे ये होती रहेंगी। तो कोशिश यही है कि अलग अलग लोग साथ में आएँ, प्रॉपर प्लानिंग करें, एंड कोऑर्डिनेशन के माध्यम से यहाँ पर हम इस चीज़ में एग्रीकल्चर में अच्छा कर पाएँ। दैट इज़ द फोकस ऑफ दीज रीजनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंसेस। आगे आएंगे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज महात्मा ज्योतिबा फूले जी। अब दोस्तों आप लोगों को याद होगा, पिछले साल ना जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त की अपनी एक स्पीच दी थी ना, तो उस स्पीच के अंदर उन्होंने स्पेसिफिक मेंशन किया था ज्योतिबा फूले जी का। उन्होंने बताया था कि देखो ज्योतिबा फूले जी का जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, और इस साल हम उनकी 200th बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो 11 अप्रैल यानी कि परसों 200वीं बर्थ एनिवर्सरी है ज्योतिबा फूले जी की। तो सरकार ने बहुत जोर शोर से जो इनकी तैयारी है उसमें लग गई है। थोड़ा सा इनके बारे में हमें जानना होगा, देखो, क्योंकि ना मेंस के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है, प्री में तो आया ही रखा है। इवन मेंस के अंदर सावित्री बाई फूले जी के रिगार्डिंग ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है एथिक्स के अंदर। तो हमें बहुत डिटेल में इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों में क्वेश्चन आने की संभावना है। देखो इनका पूरा नाम था ज्योतिराव गोविंदराव फूले, जिनको हम पॉपुलरली महात्मा ज्योतिबा फूले जी के नाम से जानते हैं। इनका जन्म महाराष्ट्र पुणे में हुआ था 11 अप्रैल 1827 को, और 13 साल की उम्र में इनकी शादी हुई सावित्रीबाई फूले जी के साथ, जिन्होंने दोनों ने साथ मिलकर बहुत इंपॉर्टेंट काम किए। कुछ मैं इनके बारे में और आपको बताऊं तो इनकी एजुकेशन जो हुई वो पुणे के ही स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल में हुई। स्टार्टिंग में ही ना इन्होंने थॉमस पेन, जॉन स्टुअर्ट मिल, इनके बारे में पढ़ा। तो ऐसे वेस्टर्न थिंकर्स के विचार सुनकर इनका जो सोचने का दायरा था ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ। एक बड़ा टर्निंग पॉइंट इनकी ज़िंदगी में आया 1848 में, जब ये अपने एक ब्राह्मण दोस्त की शादी में गए थे। वहाँ पर इनको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। तो इन्होंने वहाँ से नोटिस किया कि यार जो मतलब काफ़ी सारे लोग होते हैं उनको, जिनको हम ना लोअर कास्ट लोग बोलते थे उस टाइम, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है। तो इन्होंने कहा कि नहीं यार, इनके लिए मैं काम करूँगा। ये जो देश के अंदर सोशल इनइक्वालिटी चल रही है इसको हमें ख़त्म करना है। और उसके लिए क्या हथियार होगा? हथियार होगा भाई एजुकेशन का। अगर हम महिलाओं को, अगर हम लोअर कास्ट को एजुकेट करें तो उससे डेफिनेटली ये सारे आगे बढ़ के आएंगे। और इसीलिए इन्होंने यही काम किया। और इनकी जो सोच थी वो इक्वालिटी एंड जस्टिस की थी, कि यहाँ पर सोसाइटी में कोई कास्ट, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो ब्लाइंड फेट था कि बिना किसी चीज़ को सोचने देते हैं ना,
रैशनलिज्म मतलब बिल्कुल हर एक चीज के पीछे तथ्य होना चाहिए, उसका लॉजिक यहाँ पे हम ढूंढने की कोशिश करें, और इसी बेसिस के ऊपर उन्होंने काम किया। इनको जो यहाँ पे महात्मा का टाइटल दिया गया था वो महाराष्ट्र के जो सोशल एक्टिविस्ट थे विठ्ठलराव कृष्णाजी वांडेकर, इनके द्वारा यहाँ पर ये महात्मा का इनको टाइटल दिया गया। अब इनके कुछ कंट्रीब्यूशन की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस थी उसको खत्म किया इन्होंने, उसके अपोनेंट थे, एंड इन्होंने कास्ट सिस्टम को अबॉलिश करने की बात करी, और कैसे, एजुकेशन के माध्यम से, एक सही सोच के माध्यम से इन्होंने ये बात करी। अच्छा, इन्होंने ना काफी सारे लोगों के साथ इनकी लड़ाई भी हुई, लड़ाई मतलब इनके विचार काफी सारे लोगों के साथ मैच नहीं करे, जैसे बाल गंगाधर तिलक जी के साथ ये उतनी इनकी नहीं बनती थी, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर जी के साथ भी नहीं बनती थी, क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि ये ऑर्थोडॉक्स है, इनकी विचारधारा सही नहीं है। इसके साथ ही साथ महिलाओं के लिए इन्होंने काम किया, विडो रीमैरिज के लिए काम किया, गर्ल्स एजुकेशन के लिए। इनफैक्ट इन्होंने एक सत्यशोधक समाज बनाया 1873 के अंदर, जिसको हम लोग सोसाइटी ऑफ ट्रुथ सीकर के नाम से भी जानते हैं। एंड डेफिनेटली ये एक ऑल्टरनेटिव था, ठीक है, कि हाँ बाकी सारी अगर हम बात करें ना, जैसे ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, इसमें इन्होंने देखा कि ज्यादातर जो लोग हैं ना वहां पर अपर कास्ट वाले हैं, तो इन्होंने एक अपनी तरफ से एक नया यहाँ पे सत्यशोधक समाज यहाँ पे बनाया। पहला गर्ल्स स्कूल 1848 के अंदर इन्होंने और इनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले जी ने यहाँ पे मिलकर यहाँ पे स्टार्ट किया। एंड दलित के लिए स्कूल बनाए, बैकवर्ड कास्ट के लिए स्कूल बनाए, एंड इनफैक्ट एक नाइट स्कूल भी स्टार्ट किया 1855 में, ताकि मान लो जो किसान हैं, कोई वर्कर है, कोई महिलाएं हैं जो दिन में काम करती हैं, वो रात को आके स्कूल में पढ़ पाएं। तो ये सारे काम भी इनके द्वारा ही यहाँ पे किए गए। इनके कुछ इंपॉर्टेंट कुछ लिटरेरी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो बहुत ही फेमस इनका वर्क रहा गुलामगिरी, जिसमें इन्होंने अमेरिका में जो स्लेवरी होती है और भारत में जो कास्ट ऑपरेशन होता है उसके बीच में इन्होंने सिमिलैरिटीज लेकर आए। इसके अलावा श्वेतकाचार्य असूद, ठीक है, ये भी इनका ही वर्क था। सत्सार, ठीक है, ये मानव मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद द मैन, ठीक है। इसके अलावा सार्वजनिक सत्य, धर्म पुस्तक, एंड आपका त्रुचाचे भाषण, ये सारे कुछ इनके इंपॉर्टेंट इनके लिटरेरी वर्क्स रहे, तो इनके बारे में आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। आगे चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमें डिस्कशन करना है शबरीमाला केस के बारे में, पर उसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बता देता हूं भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। जैसे आप सबने पॉलिटी में आर्टिकल 25 पढ़ा हुआ है। आर्टिकल 25 बात करता है कि हर इंडिविजुअल के पास राइट है अपने रिलीजन को प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट करने का। आर्टिकल 26 ना ग्रुप की बात करता है। देखो आर्टिकल 25 क्या था, इंडिविजुअल की बात करता था। आर्टिकल 26 एक रिलीजियस डोमिनेशन की बात करता है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई गुरुद्वारा है, वो डिसाइड कर सकता है कि हाँ यार जो लंगर है वो कैसे लगाना है, राइट। तो ये इनके ग्रुप राइट्स होते हैं। पर ध्यान रखने वाली बात है कि ये राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते। स्टेट जो है इनको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। मान लो कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस की वजह से कुछ पब्लिक ऑर्डर में दिक्कत आ रही है, कुछ मोरालिटी या हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है, या फिर वो राइट टू इक्वालिटी को यहाँ पे हैम्पर कर रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पर जो चेंजेस हैं या फिर जो स्टेट है वो यहाँ पे इंटरफेयर उस केस में कर सकता है। अब शबरीमाला केस भी दरअसल में इसी का ही एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। आई एम वेरी श्योर कि आप लोग लॉर्ड अयप्पा के बारे में जानते होंगे, ठीक है, जो शबरीमाला टेम्पल है बेसिकली उसमें जो मेन डीटी है वो लॉर्ड अयप्पा ही है। अब पॉइंट पता क्या है कि जो लॉर्ड अयप्पा है ना उनको ब्रह्मचारी माना जाता है। अब ब्रह्मचारी होने की वजह से ऐसी यहाँ पे मान्यता है कि जो महिलाएं 10 से 50 साल की उम्र के बीच हैं, यानी कि जो मेंस्ट्रुइंग ईयर्स हैं जिन महिलाओं के, वो यहाँ पे टेंपल में एंटर नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि लॉर्ड अयप्पा ब्रह्मचारी हैं। तो अगर मेंस्ट्रुइंग एज वाली जो महिलाएं हैं अगर वो एंटर करेंगी, उससे जो लॉर्ड अयप्पा जी का जो उनका ब्रह्मचारी नेचर है वो यहाँ पे हमें इंपैक्ट हो सकता है, इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये रोक लगाई गई है। पर ये मुद्दा गया फिर कोर्ट के अंदर। 2018 के अंदर एक बहुत ही फेमस जजमेंट आया, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, आप जा सकते हो टेंपल के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। अब नोटिस करना, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई क्योंकि ना महिलाओं को इस तरह से रोकना, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25 राइट टू इक्वालिटी, इन सब का यहाँ पे जो इम्पैक्ट करता है, इनको वायलेट करता है, इसीलिए महिलाएं जा सकती हैं। अब सवाल ये आता है कि सर मतलब ऐसे कोर्ट किसी केस में कैसे जजमेंट दे देगा, ये तो हमारा धर्म है। देखो एक्चुअली पता पॉइंट क्या है, इसके लिए आपको 1954 का शिरूर मठ केस पता होना चाहिए। शिरूर मठ केस के अंदर ना यहाँ पर कोर्ट ने असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का टेस्ट लेकर आए। कहने का मतलब कोई ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो एक धर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, एक धर्म के लिए, एक धर्म का अटूट हिस्सा है।
जो भी प्रैक्टिस धर्म का अटूट हिस्सा होती है ना, वहां पर कोर्ट उनमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। बट अगर कोई ऐसी प्रैक्टिस है जो धर्म का इंटीग्रल हिस्सा नहीं है, उस केस में कोर्ट उसको हटा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं ना इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की, आपको पता होगा, ठीक है, कोर्ट ने कैसे इसको हटा दिया, क्योंकि कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है ना, ये आपका मुस्लिम रिलीजन का आपका इंटीग्रल हिस्सा नहीं है, तो कोर्ट बिल्कुल इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, कोर्ट बिल्कुल इसको हटा सकते हैं, क्योंकि ये महिलाओं की डिग्निटी के अगेंस्ट जाता है। तो यही सेम तरह से यहाँ पे बोला गया कि महिलाओं को जो 10 से 50 साल की एज है उनको यहाँ पे मंदिर की एंट्री से रोकना, ये भी आपका आर्टिकल 14, 15 और 25 को खत्म करता है। तो दैट इज वाई यहाँ पे कोर्ट ने ये फैसला दे दिया। हालांकि ये जो था ये 4:1 का था, मतलब 4 जजेस ने फेवर किया था, एक इनके अगेंस्ट थे, और अगेंस्ट कौन थी, जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी। उन्होंने बताया था कि भाई देखो, धर्म के मामलों के अंदर अगर आप कोर्ट ऐसे बोलने लग गया कि राइट टू इक्वालिटी का ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उस केस में तो फिर धर्म के अंदर बहुत सारी चीजें आप खत्म कर दोगे। तो ये इनका ओपिनियन था कि कोर्ट को इस तरह के इंटरनल रिलीजियस कस्टम्स के अंदर यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। अब पता क्या हुआ है, अब ये शबरीमाला केस एक लार्जर बेंच के पास गया है, वापस से कोर्ट ने इसको सुनना स्टार्ट कर दिया है, और इसमें ना अब एक डिस्कशन उठ के आया है। ठीक है, अभी रिव्यू चल रहा है, देखते हैं क्या जजमेंट आता है कोर्ट का। अब इसमें एक तो यही टेस्ट है इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, कि अगर कोई प्रैक्टिस धर्म के लिए एसेंशियल है तो उसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेंगे, अगर कोई एसेंशियल नहीं है तो वहां पे कोर्ट इंटरफेयर कर सकते हैं। पर जो जस्टिस चंद्रचूड़ थे ना, उनका एक और टेस्ट निकल के आया था, एंटी एक्सक्लूजन टेस्ट। उन्होंने कहा था भाई ये सब मत देखो कि हाँ यार ये एसेंशियल है या नहीं है, आप बस ये देखो कि क्या वो जो प्रैक्टिस है, क्या वो इक्वालिटी और डिग्निटी को इम्पैक्ट करती है। अगर इम्पैक्ट करती है तभी आप उसके अंदर इंटरफेयर करें, अदरवाइज आप मत करें उन सब चीजों के अंदर इंटरफेयर, क्योंकि इससे ना कहीं रिलीजियस ऑटोनॉमी का यहाँ पे इम्पैक्ट होता है। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या होगा, और जो भी इसका जजमेंट आएगा ना शबरीमाला का, इसके इम्प्लीकेशन बहुत बहुत बड़े होंगे। क्योंकि देखो, शबरीमाला केस सिर्फ एक केस नहीं है। आप सब लोगों को दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के बारे में पता होगा, ठीक है। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी में पता क्या करते हैं कि कोई मेंबर अगर उनको मान लो लगता है कि कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो वो उस पर्सन को उस कम्युनिटी से हटा सकते हैं, उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो भाई इसके ऊपर भी जजमेंट आ सकता है कल को। कहने का मतलब, अगर जो भी शबरीमाला का इम्पैक्ट आएगा ना, शबरीमाला का केस का जो जजमेंट आएगा, वो इसको भी इम्पैक्ट करेगा, इवन पारसी महिलाओं को इम्पैक्ट करेगा। कैसे? देखो, मान लो अगर किसी पारसी महिला ने अपने फेथ के बाहर शादी कर ली, मान लो एक हिंदू पर्सन से या एक मुस्लिम पर्सन से शादी कर ली, क्या वो अभी भी अपने धर्म को मान सकती है? ये सारी बातें हमें तभी पता लग पाएंगी जब शबरीमाला केस का वर्डिक्ट हमारे सामने आएगा। इसीलिए शबरीमाला केस अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप इसका जो बैकग्राउंड था आप वो समझ पाए, क्योंकि आने वाले डेज में ना काफी बार ये शबरीमाला केस यहाँ पे आएगा, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे एनडीसीज के बारे में, नेशनल डिटरमिनेंट कंट्रीब्यूशन को थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। दोस्तों, आप सबको पता होगा 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ। उसके माध्यम से ना हर एक देश को अपने अपने नेशनल डिटरमिनेंट कंट्रीब्यूशन यहाँ पे सबमिट करने थे। ये वो टारगेट हैं जो कंट्रीज अपनी तरफ से सबमिट करती हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए वो एमिशंस को कम करेंगे, कैसे वो अडेप्टेशन करेंगे। तो इस तरह से ना ये हर एक कंट्री यहाँ पे अपने टारगेट्स जो हैं वो देती हैं। अब जैसे जैसे देखो, समय के साथ साथ बोला जाता है कि इनको हमें अपडेट करना चाहिए, नॉर्मली हर 5 साल बाद करना चाहिए, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, ताकि ना देखो देशों को कोशिश करनी चाहिए कि अपने टारगेट्स और अच्छे करें और अच्छे करें और बेहतर करें, ताकि क्लाइमेट चेंज को हम यहाँ पे रोक पाएं। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि एनडीसीज जो हैं ये लीगली बाइंडिंग नहीं होते, पर कंट्रीज को उम्मीद ये होती है कि भाई आप ही ने ये टारगेट दिए हैं, तो आप कोशिश करो इनको अचीव करने की, इनको मेंटेन करो अच्छे से, ताकि क्लाइमेट चेंज से सब लोग लड़ पाएं। अब 2015 की अगर मैं बात करूं ना, तो 2015 में जो भारत ने टारगेट दिए थे, वो टारगेट दिए थे ये वाले, इधर देखना सब लोग। पहला तो था कि हमारी जो एमिशन इंटेंसिटी है जीडीपी की, वो 2005 लेवल के मुकाबले हम उसको 33 से 35% कम कर देंगे बाय 2030। ये पहला टारगेट था। दूसरा था कि नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर का जो शेयर होगा वो 40% होगा बाय 2030। एंड ऐसे ही जो एडिशनल कार्बन सिंक हम यहाँ पे बनाएंगे नए नए फॉरेस्ट या ट्री कवर के माध्यम से, वो एडिशनल कितना होगा, 2.5 से 3 बिलियन टन का ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। ये हमने 2015 में सबमिट किया, बट 2022 में हमने क्या किया, इनको अपडेट कर दिया। हमने कहा नहीं नहीं, भारत इसको और बेहतर करेगा इससे।
कैसे? हमने ये जो 33 से 35% वाला था ना, इसको हमने बढ़ाकर 45% कर दिया। ये जो 40% नॉन फॉसिल का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन था, इसको हमने 50% कर दिया। और ये जो एडिशनल कार्बन सिंक वाला था ना, इसको हमने उतना ही रखा। पहले दोनों को हमने यहाँ पे अपडेट किया था। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये 2030 तक अचीव करने वाले टारगेट थे। अब हमने उसके आगे के यानी कि 2031 से 35, ये 31 से 35 जो 5 साल है ना, इनके हमने यहाँ पे टारगेट्स दिए हैं और इनको हमने रिवाइज कर दिया है। क्या कर दिया है? ये जो हमने 45% करना था, अब ये 31-35 के बीच में हम इसको 47% करेंगे। नॉन फॉसिल फ्यूल वाला जो होगा वो 50% से बढ़ाकर हमने इसको 60% कर दिया है। एंड रही बात आपके एडिशनल कार्बन सिंक की, तो जो 2.5 से आपका जो 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारा इक्विवेलेंट था, इसको हमने बढ़ाकर 3.5 से 4 बिलियन टन हमने यहाँ पे अचीव करने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। अब सवाल आता है कि सर हम लोग कहाँ पर हैं अभी, मतलब हम अच्छा कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे? देखो, अगर मैं बात बताऊं ना, ये जो सेकंड वाली बात है ना, नॉन फॉसिल फ्यूल वाला, इसमें तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे अभी आज के समय ना हम ऑलरेडी 52-53% पे पहुंच गए हैं। ये जो 50% का था, इससे आगे ही हम चल रहे हैं, तो वी आर डूइंग गुड इन दिस। रही बात हमारी एमिशन इंटेंसिटी की, इसमें भी अच्छा कर रहे हैं। हमने यहाँ पे पहले 33 से 35% सोचा था, ये तो हमारा अचीव हो गया। अब हम इसकी तरफ यहाँ पे बढ़ रहे हैं, लगभग 36-37% के आसपास ये चल रहा है। रही बात एडिशनल कार्बन सिंक की, यहाँ पर भी ऑलरेडी 2.3 बिलियन टन इक्वलेंट कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हमने इक्वलेंट इसको हमने क्रॉस कर दिया है। तो आने वाले टाइम में हम और बेहतर करेंगे। तो हम डेफिनेटली ऑन ट्रैक हैं इन सबको अचीव करने के लिए। तो वी आर डूइंग गुड, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। बट काफ़ी सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे, काफ़ी सारी कंट्रीज ये बोल रही हैं कि भारत के टारगेट्स ना बहुत ही छोटे टारगेट भारत ने रखे हैं। मतलब ऑब्वियसली क्रिटिसाइज करने वाले क्रिटिसाइज करते ही रहते हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि देखो, इंडिया को और ज़्यादा बड़े टारगेट रखने चाहिए सो दैट उसको अचीव कर पाए। ये तो इंडिया आसानी से अचीव कर लेगा, ऐसा काफ़ी लोगों का मानना है। बट इंडिया, देखो इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया को ध्यान देना है अपने इन्वायरमेंट के ऊपर भी और अपनी इकोनॉमी के ऊपर भी। तो इंडिया उसी चीज़ को बैलेंस करते हुए उनकी तरफ यहाँ पे कदम ले रहा है। इन्वायरमेंट को हम बिल्कुल प्रायोरिटी दे रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हमें अपनी यहाँ पे इकोनॉमी को भी यहाँ पे मेंटेन करना है। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा, बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, उनमें एक था आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में। तो देखो, जो एनपीवी है ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये दरअसल में आपका जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ना 1980 का, उसके अंतर्गत ये वन टाइम पेमेंट जो है ये मैंडेटेड होती है। इसीलिए स्टेटमेंट 1 जो है आपका फॉल्स हो जाएगा। मिशन मित्रा की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मिशन मित्रा के माध्यम से डिफेंस का तो कुछ नहीं है, ये जो हमारे जो गगन यात्री है ना और जो ग्राउंड कंट्रोल टीम है, उनके बीच में वो कैसे साथ मिलकर इंटरऑपरेबिलिटी हो सकती है, डिसीजन मेकिंग कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग है मिशन मित्रा। सेकंड गलत हो गया। कोईकोड वायनाड टनल प्रोजेक्ट की बात करें तो यस, ये इन दोनों रीजन्स को कनेक्ट करती हुई एक ट्विन ट्यूब टनल है, दैट इज करेक्ट। और रही बात श्री जगन्नाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो दोस्तों ये ओडिशा में लोकेटेड है, ना कि आपका तमिलनाडु में। तो आपका लास्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।